एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का अगेन वेलकम करता हूँ। संडे स्पेशल क्लास है। अब 10-20 सेकंड मुझे दो, एक छोटी सी चीज़ आपसे शेयर करनी है। देखो, यूट्यूब और टीचिंग ये एक बिजनेस है। आपको कितना भी लगता हो ये एजुकेशन मिल रही है, फ्री मिल रही है, आफ्टर ऑल इट इज़ बिजनेस। इस क्लास पे भी बिजनेस हो रहा है, ये चैनल भी बिजनेस के ऊपर बेस्ड है। आपको पढ़ाते ज़रूर है लेकिन इससे रेवेन्यू आता है। लेकिन बिजनेस गलत नहीं है, गलत है गलत तरीके से बिजनेस करना, आपको भटकाना, गुमराह करना, सही गाइड ना करना। अगर कोई चैनल आपको 200 रूल ग्रामर के पढ़ा करके ये बता दे कि इससे आपकी कट ऑफ निकल जाएगी, मुझे बड़ा दुख होता है इस चीज़ से। 5-5 साल आप लोग तैयारी करते हैं, 5 साल, 4 साल, 2 साल, 3 साल, और सिलेक्शन नहीं होता है। क्यों सिलेक्शन नहीं हो रहा? ये 200 रूल पढ़ के गया था और किसी काम ना आए। देखो जी, ड्राइविंग सीखनी है तो ड्राइविंग करनी पड़ेगी, स्विमिंग सीखनी है तो पानी में उतरना पड़ेगा, इंग्लिश सीखनी है, इंग्लिश को अच्छे से मास्टर करना है तो सेंटेंस का मीनिंग निकलना सीखना पड़ेगा। नहीं काम आएंगे 200 रूल, मैं बोलता हूँ 250 सीख लो, सब के सब रद्दी हैं अगर आप सेंटेंस का मीनिंग नहीं निकाल सकते। थोड़ी सी हार्श लैंग्वेज मैंने यूज़ की, अब ये इसलिए किए क्योंकि ये क्लास आपको सिखाती है मीनिंग निकालना, जो सबसे ज़रूरी काम है आपके लिए एज ए स्टूडेंट। चलिए शुरू करेंगे बिना देरी के। लंबे लंबे ये सेंटेंसेस हैं, मीनिंग निकालने में आपको दिक्कत होती है। शुरू करते हैं इनकी इस टेक्निक को, करेक्ट टेक्निक से कैसे इनको पढ़ा जाए। चलिए, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडियाज या ECI आस्क्स द BJP एंड द कांग्रेस टू desist फ्रॉम रेजिंग divisive issues in campaigning in the general election is a case of better late than never। ये सेंटेंस लंबा है और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है, इसमें कुछ एरर्स भी हैं। एक बार इसको ब्रेक करके समझेंगे फिर आप इसको मीनिंग और एरर दोनों को पकड़ पाओगे। तो चलिए ब्रेक कर लेते हैं इसको। देखिए, अगर इस सेंटेंस को समझना हो तो आपके दिमाग में ये ऐसे प्रोसेस होना चाहिए। एक एक लाइन मैंने अलग अलग कर दी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडियाज, अब ये देखो पीछे अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। जब भी अपोस्ट्रोफी और एस लग जाए तो वो नाउन है ना, वो बन जाता है एडजेक्टिव। पता होगा ना आपको, जैसे राम है, राम एक नाउन है लेकिन राम्स है, राम्स ये एक एडजेक्टिव है। इसके आगे एक एडजेक्टिव के आगे नाउन चाहिए होगा आपको। राम्स हाउस, राम्स बैग, राम्स कार, राम्स मोटरसाइकिल, जो भी आप लगाना चाहें। तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडियाज़ तो लिखा हुआ है लेकिन इसके आगे का नाउन मिसिंग है और वर्ब आपको दी गई है। मैं एक काम करता हूँ, इसी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडियाज़ को ही सब्जेक्ट मान लेता हूँ, ठीक है। नाउन इसके आगे लिखा नहीं हुआ, वो मेरे को ढूंढना पड़ेगा कहीं लिखा होगा तो। चलिए, वर्ब हो गई इसकी आस्क्स। अब मैं आपको यही बता दे रहा हूँ, वर्ब इसकी आस्क्स नहीं है। अब आस्क्स क्या है ये बाद में देखेंगे, चलो और आगे बढ़ो। आस्क किसको किया? इन्होंने आस्क किया BJP और कांग्रेस, दो पार्टियों को। और क्या आस्क किया कि आप डेजिस्ट फ्रॉम करें। डेजिस्ट करना, किसी चीज़ से परहेज करना। टू डेजिस्ट ये एक इन्फिनेटिव है, दोनों पार्टियों से एक गुहार लगाई गई है, एक रिक्वेस्ट की गई है कि इस काम को आप करें। और काम है डेजिस्ट फ्रॉम करने का। और डेजिस्ट फ्रॉम किससे करना है? रेज करने से या उठाने से, बांटने वाले मुद्दों को। डिवाइसिव इश्यूज़ वो इश्यूज़ हैं जिससे देश बंट जाता है, जिससे लोग झगड़ा करने लगते हैं। और ये कब नहीं उठाने हैं? परहेज करना है इन इश्यूज़ को उठाने से इस कैंपेनिंग के दौरान जो हो रही है जनरल इलेक्शन में। कैंपेनिंग का मतलब आप समझते होंगे, चुनाव अभियान को बोलते हैं। जनरल इलेक्शन यानी आम चुनाव। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने BJP और कांग्रेस को कहा है। अब देखो आगे रखी हुई है वर्ब इज, ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है। ये वर्ब बन नहीं पा रही है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। वर्ब होगी इज। थोड़ा सा अजीब सेंटेंस बना हुआ है और ऐसे ही यहीं पे आपको एरर जो है पकड़नी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडियाज आस्क्स द BJP एंड द कांग्रेस टू desist फ्रॉम रेजिंग डिवाइसिव इश्यूज इन कैंपेनिंग इन द जनरल इलेक्शन इज। कह रहा है ये जो कहने का काम है ये है एक ऐसा केस, इज़ अ केस जो है बेटर लेट देन नेवर का। देखिए, बेटर लेट देन नेवर अंग्रेजी में एक कहावत है, हिंदी में इसको बोलते हैं देर आए दुरुस्त आए, ऐसा समझ लो। या इसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं, जब जागो तभी सवेरा। भाई लेट हो जाओ ठीक है, लेकिन नेवर से तो अच्छा ही है। कहीं आप लेट पहुँचे, ना पहुँचने से तो अच्छा ही है। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा तो देरी से है,
लेकिन ना कहता उससे तो ये अच्छा ही है, ये केस बेटर लेट देन नेवर का है, जब जागो तभी सवेरा का है। समझ गए? अब देखते हैं इसमें एरर्स कहाँ हैं। आपने सेंटेंस को ब्रेक कर लिया, दिमाग में कुछ खामियां आपको दिखी, वो एरर्स को अपने को ढूंढना है। देखो एरर ये है कि यहाँ पे एक नाउन नहीं है और इसकी वर्ब है यहाँ पे इज, तो ये वर्ब किसकी है ये हमें पता नहीं है। तो एक सिंपल सा काम ये नहीं कर सकते, इस वर्ब को ही नाउन में बदल दें, ये वर्ब को नाउन में बदल दें। अगर ये चमत्कार हम कर दें तो इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडियाज़ को एक सब्जेक्ट भी मिल जाएगा जो नाउन होगा, और ये वर्ब यहाँ से ख़त्म हो जाएगी और हमें उसकी करेक्ट वर्ब जो है इज़ आगे रखी हुई है ये मिल जाएगी। अब वर्ब को नाउन में कैसे बदलते हैं? देखो जी, वर्ब जो है ना, इसको नाउन में बदलने का सिंपल सा तरीका होता है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं जीरेंड बनाना। बेसिक्स आपने किए हुए हैं, इतना तो जानते होंगे। वर्ब को आईएनजी फॉर्म में बदल देते हैं तो वो जीरेंड बन जाती है और नाउन का काम करने लगती है। तो यहाँ पे आस्क्स की जगह पे आपको लिखना पड़ेगा आस्किंग। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये कहने का जो काम है बीजेपी कांग्रेस को कि आप परहेज करें ऐसे बांटने वाले मुद्दों को उठाने से इस चुनाव अभियान के दौरान, ये आस्क करने का काम ही एक ऐसा केस है, एक ऐसा मामला है जो जब जागो जब सवेरा की बात करता है, बेटर लेट देन नेवर को जस्टिफाई करता है। समझ पाए? लॉजिकली समझा कि नहीं समझा? ये चाहिए लॉजिक, ये क्लैरिटी आपको चाहिए। ये रूल रट्टे इसलिए मैं ना पढ़ाता हूँ ना पढ़ने की सलाह देता हूँ। ठीक से अप्रोच करो ना इंग्लिश को यार, हर वर्ड को पकड़ो, सेंटेंस में क्यों बना हुआ है, क्या इसकी जगह है। सवाल पूछो, आप जितने पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में डालो, टेलीग्राम ग्रुप में डालो, आपको जवाब देंगे। लेकिन यही टेक्निक आपको मास्टर करनी है अगर इंग्लिश को मजबूत सब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आस्किंग लिखा जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा ये सब्जेक्ट के लिए एडजेक्टिव बन जाएगा। इंडियाज़ एक जो है पजेसिव एडजेक्टिव है ना, वर्ब बन जाएगी इसकी वर्ब। जेरेंड की वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है, वर्ब के आईएनजी फॉर्म जब भी सब्जेक्ट बनेगी अपनी वर्ब को हमेशा सिंगुलर रखेगी, यहाँ रखा हुआ है इस। चलिए अब इसी तरीके से अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे। टेक्स्ट बुक की मॉक टेस्ट पास सेल एक्टिव हो चुकी है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और मॉक टेस्ट पास की आपको ज़रूरत है, यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ दिस सेल। 466 रुपीज़ में एक साल का आपको प्रो पास मिल रहा है, जिसमें 700 एग्जाम्स और 70-75 हज़ार मॉक टेस्ट भी कवर्ड है। इसमें एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, स्टेनो, ईपीएफओ, जो भी एग्ज़ाम आप प्रिपेयर कर रहे हैं सभी का कंबाइंड मॉक टेस्ट पास है। आप जो भी एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हैं उसके आपको मॉक मिल जाएंगे। प्रो पास है तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएंगे अपने एग्ज़ाम को, उनको भी आप मॉक की फॉर्म में लगा सकते हैं। पास का बेनिफिट लेने के लिए कमेंट सेक्शन में जाएं, आपको दिखाएगा टेक्स्ट बुक का लिंक पे क्लिक करें। जो भी प्राइस दिखा रहा हो आपको कूपन अप्लाई करना है YT10। इस कूपन को लगा करके आपका प्राइस कट के हो जाएगा 466 रुपीज़। अगर आपको नॉर्मल पास चाहिए बिना प्रो वर्जन के, जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स नहीं मिलेंगे, तो वो प्राइस आपका 365 हो जाएगा इस कूपन कोड के जरिए। तो पैसे को सेव करें, कूपन लगा करके मैक्सिमम बेनिफिट लें सेल का। कमेंट सेक्शन में लिंक गिवन। चलिए, फॉर अ कोर्ट टू डिसेक्ट द पर्सनल लॉ रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पार्टीज टू एंटर इनटू अ वैलिड marriage when all they wanted police protection to appear before the marriage registration officer is nothing short of bizarre। आज ये फुल स्टॉप निकल गए हैं सारे, फुल स्टॉप को लगा लेना। कह रहे जी ये कोर्ट के लिए डिसेक्ट करने का जो काम है, डिसेक्ट करना यानी किसी चीज़ के सेक्शन करना, किसी चीज़ को ब्रेक करना और फिर उसको एनालाइज करना, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के, आप समझते हो ना, उसको कहते हैं डिसेक्ट करना। मैं भी इस सेंटेंस को आपके सामने डिसेक्ट ही कर रहा हूँ, इसको डाइसेक्ट भी बोल सकते हैं। कह रहे जी ये कोर्ट के लिए ब्रेक करके एनालाइज करना या डिसेक्ट करना पर्सनल लॉ को। पर्सनल लॉ क्या होता है? अलग अलग धर्मों के जो कानून होते हैं, जैसे इंडिया में हिंदू मैरिज एक्ट है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ है। तो कह रहा है किसी कोर्ट के लिए किसी धर्म के लॉ को डिसेक्ट करने का जो काम है, कह रहा है उस लॉ की रिक्वायरमेंट्स को डिसेक्ट करने का जो काम है। और ये रिक्वायरमेंट किसकी है? उन पार्टियों की जो एंटर इनटू करना चाहती हैं, इस करार में बंधना चाहती हैं। एंटर इनटू करना, एक कॉन्ट्रैक्ट में बनना, और ये कॉन्ट्रैक्ट होगा एक वैलिड मैरिज का। शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, कानूनी लैंग्वेज में शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है। कह रहा है ऐसा एक जो काम है ना कोर्ट के लिए, और कब? जब ऑल दे वांटेड, जब यही कुछ वो सब पार्टियां चाहती थी। दे मतलब वो पार्टियां जो शादी करना चाह रही हैं, लड़का लड़की, ऑल मतलब यही सब। जब यही सब वो पार्टियां चाहती थी कि मिल जाए उनको पुलिस प्रोटेक्शन, ऑल दे वांटेड पुलिस प्रोटेक्शन। और क्यों?
अपीयर करने के लिए मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के सामने। इनको लगता था डर कि हम अपीयर होंगे मैरिज के लिए तो घर वाले हमें पकड़ के मार देंगे। कह रहे हैं ऐसा जो काम है ना कोर्ट के लिए कि पर्सनल लॉ की रिक्वायरमेंट्स को वो तोड़ के देखे, इन लोगों के लिए जो प्रोटेक्शन मांग रहे हो, ये काम नथिंग शॉर्ट ऑफ है, बिल्कुल भी कम नहीं है, बिजार से, विचित्र से, अनोखे से। ये काम कोर्ट ने अनोखा कर दिया है, ऐसा काम कोर्ट को नहीं करना चाहिए। मीनिंग आपको मैंने निकाल के दिखाया है। अब देखो ये मीनिंग समझ नहीं आया होगा आपको लगेगा सर ये बहुत चीज़ें मिक्स हो गई। तो इसको मोती होते हैं ना माला में, वैसे इसको पिरो करके समझाता हूँ कैसे इसको ब्रेक किया जाए। चलो अलग अलग मैंने सेंटेंस, अच्छा इसमें एरर भी है, इसमें एरर भी है, वो एरर भी आपको ढूंढनी है, ठीक है। कह रहा है जी एक कोर्ट के लिए फॉर अ कोर्ट, फॉर प्रेपोजिशन है, अ कोर्ट इसका ऑब्जेक्ट है। अब देखो टू डाइसेक्ट इन्फिनेटिव है, सब्जेक्ट का काम कर सकता है। अब आप पूछोगे सर सब्जेक्ट का काम क्यों कर रहा है, इसके लिए एडजेक्टिव बन जाएगा, बना के दिखाओ एडजेक्टिव। क्या कोर्ट डाइसेक्ट करेगी, क्या कोर्ट डाइसेक्ट करने वाली है? चलो एक बार के लिए इसको मान लो हम साइड में रख देते हैं। मैं बोल रहा हूँ सब्जेक्ट है, आप बोल रहे हो जो है एडजेक्टिव है। इन्फिनेटिव एडजेक्टिव का काम भी करता है, एडवर्ब का काम भी करता है, ऑब्जेक्ट का काम भी करता है। मैं सब्जेक्ट बोल रहा हूँ, आपको बाद में प्रूव करके दिखाऊंगा ये सब्जेक्ट क्यों है, ठीक है। टू डाइसेक्ट जो है आपका सब्जेक्ट है, और डाइसेक्ट करना है पर्सनल लॉ की रिक्वायरमेंट्स को, वो रिक्वायरमेंट्स जो पर्सनल लॉ के हिसाब से बनी हुई हैं अलग अलग धर्मों की, और रिक्वायरमेंट्स हैं उन पार्टियों की जो एंटर इनटू करने वाली हैं। यहाँ पे टू इन्फिनेटिव इन पार्टीज़ के लिए एडजेक्टिव का काम करेगा, इस नाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देगा। कौन सी पार्टियाँ भाई ये? जो एंटर इनटू करना चाहती हैं वैलिड मैरिज में, जो मैरिज का करार या कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती हैं, कोर्ट में शादी करना चाहती हैं। और कब? अब देखो व्हेन ऑल दे वांटेड पुलिस प्रोटेक्शन टू बिफोर मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, ये पूरा जो फ्रेज है ये है एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम। ये कब जा रही हैं भाई? ये इनको वैलिड मैरिज प्रोटेक्शन जो है इन पार्टियों को कब चाहिए? जब इनको पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए भाई साहब, तब ये एंटर हो रही हैं। ये सारा काम तब हो रहा है जब इनको पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। समझ पा रहे हो ना? ये पूरा फ्रेज जो है एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम है, टाइम की बात कर रहा है। अब इसको आप ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक ऐसे करेंगे कि यहाँ पे व्हेन मिलेगी आपको, एडवर्ब कंजंक्शन का काम भी कर रही है और एडवर्ब का काम भी कर रही है, रिलेटिव एडवर्ब बोल सकते हैं इसको। ऑल बनेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नंबर 2, दे बनेगा सब्जेक्ट नंबर 3। अब आप ध्यान से देखो, 3 सब्जेक्ट्स आ गए लेकिन वर्ब कोई नहीं है। जब भी 2-3 सब्जेक्ट्स आएँ और पहली जो वर्ब दिखे तो उल्टे क्रम में वो वर्ब जुड़ी होंगी। पहली वर्ब आपको दिखी वांटेड, ये बनेगी सब्जेक्ट नंबर 3 की वर्ब, ऑल दे वांटेड। और वांटेड की वर्ब, वांटेड तो बन गया। ये चाहते क्या थे? ये चाहते थे पुलिस प्रोटेक्शन। समझ पा रहे हो? अच्छा पुलिस प्रोटेक्शन क्यों चाहिए? पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए टू अपीयर बिफोर द ऑफिसर, है ना, मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। कह रहा है ये जो चीज़ है ना इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ बिजार। अब ये इज़ जो है ये वर्ब बनेगी, या तो बनेगी ऑल की या बनेगी डिसेक्ट की। दिक्कत वही है ना, 2 सब्जेक्ट्स हैं और वर्ब बची है 1, सेंटेंस आपका गलत है। ब्रेक करके देखोगे तभी पता लगेगा। अब देखो डिसेक्ट की और ऑल की वर्ब जो है ये किसकी बनेगी आपको पता लगेगा। ये लास्ट वर्ब है, तो लास्ट वर्ब है तो ये सब्जेक्ट 1 की बनेगी। भाई ये लास्ट है, इसके बाद कोई आने की गुंजाइश तो है नहीं। अगर कोई वर्ब मिसिंग है तो बीच में कहीं आएगी। तो मैंने आपको बताया उल्टे क्रम में चलती है। दे की वर्ब बनेगी वांटेड, पहली वर्ब जो आई, ये फिर दूसरा सब्जेक्ट पीछे रह गया, इसकी वर्ब यहाँ आएगी। तीसरा सब्जेक्ट जो डिसेक्ट, इसकी वर्ब ये आएगी जो है यहाँ आएगी। ये डिसेक्ट करना अपने आप में बिजार से कम नहीं है। अब ऑल की वर्ब क्या हो सकती है? देखिए ऑल जो है, ऑल जब एक प्रोनाउन बन करके आए, इसके बाद में कोई दूसरा नाउन ना लगाओ, ऑल मिल्क, ऑल शुगर, ऑल स्टूडेंट्स, ऑल कॉलेजेस। समझ पा रहे हो? एडजेक्टिव नहीं है ये खुद ही प्रोनाउन है। जो चीज़ वो सब चाहते थे वो थी पुलिस प्रोटेक्शन। ऑल दे वांटेड वॉज पुलिस प्रोटेक्शन। हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा ऑल, और कैसी लेगा? प्रेजेंट में या पास्ट में, जो भी आपको सेंटेंस का मीनिंग चाहिए, क्योंकि यहाँ पास्ट चल रहा है तो मैं यहाँ वॉज लगाऊंगा, और वर्ब लेगा हमेशा सिंगुलर। तो यहाँ पे एक वॉज नाम की वर्ब मिसिंग थी, सब्जेक्ट नंबर 2 की वर्ब नंबर 2। अब इस सेंटेंस को प्रोसेस करोगे तो बड़ा इजीली आपको समझ में आएगा। कोर्ट के लिए डिसाइड करना पर्सनल लॉज की रिक्वायरमेंट्स उन पार्टियों के लिए जो चाहती थी एंटर इनटू करना एक कॉन्ट्रैक्ट में वैलिड मैरिज के,
कह रहा है और ये तब चाहती थी जब वो ये ही चाहती थी कि पुलिस प्रोटेक्शन मिले, ऑल दे वांटेड वाज पुलिस प्रोटेक्शन, ताकि वो अपीयर हो सकें मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के सामने। ये डिसेट करने का काम जो है ये बाजार से बिल्कुल कम नहीं है, ये अनोखे से बिल्कुल कम नहीं है, अपने आप में काफ़ी, समझ गए ना, वैसा है। अब ये डिसेट मेरा सब्जेक्ट क्यों बना? ये इसलिए बना क्योंकि सर इसकी वर्ब लास्ट में दी हुई थी। ऑल की ये वर्ब बन नहीं सकती। अगर ऑल की ये वर्ब बना दोगे तो ऑल इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ बाजार। जब सब कुछ वो चाहते थे वो बाजार से कम नहीं है। ये कोई मुश्किल बात थोड़े ना है कि वो मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के सामने अपीयर होना चाहते हैं। इसमें क्या बाजार है भाई? दुनिया चाहती है कोर्ट मैरिज करना, इसमें क्या नई बात है? स्पेशल मैरिज एक्ट बना इसलिए हुआ है कि जाके आप शादी कर सकें कोर्ट में। तो ये बात बाजार नहीं है कि वो शादी करने के लिए प्रोटेक्शन चाहते थे। ये बात बाजार है कि कोर्ट ने प्रोटेक्शन देने की बजाय उनकी रिक्वायरमेंट्स को डिसाइड करके शादी को ही इनवैलिड करार कर दिया। समझ गए? ऐसे आपको ब्रेक करना होता है। डिसेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट नंबर 1 एक इन्फिनेटिव है और वर्ब लेगा हमेशा सिंगुलर। थोड़ा अच्छा और कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस था ये, कोशिश की आपको समझाने की लॉजिक के साथ। अब आ जाओ अपने लास्ट वाले क्वेश्चन पे। लास्ट जो सेंटेंस है थोड़ा लंबा है लेकिन ब्रेक करके इसको पढ़ेंगे और इसमें मिलेगी एरर्स। ट्राई हैज़ एस्टैब्लिश्ड क्वालिटी ऑफ सर्विस या QoS स्टैंडर्ड्स फॉर टेलीकॉम कंपनीज। ट्राई ने इस्टेब्लिश कर दिया है QoS स्टैंडर्ड्स को, इन मानकों को टेलीकॉम कंपनी के लिए। स्टैंडर्ड क्या होता है? आप कुछ एक बेंचमार्क बना देते हैं, पैमाना बना देते हैं कि हर कंपनी को ऐसा करना है। आप सभी का इंटरनेट की इतनी स्पीड होनी चाहिए, इतनी कॉल्स आपकी लगें तो उसमें इससे ज़्यादा कॉल्स ड्रॉप ना हो। तो ऐसे क्वालिटी ऑफ सर्विस स्टैंडर्ड्स जो है ट्राई इस्टेब्लिश कर चुका है। फिर ट्राई क्या करता है? इनको बेंच मार्क करता है। बेंच मार्क करना यानी असेस करना, किसी चीज़ को इवेल्युएट करना कि कौन से वोडाफोन इंडिया के स्टैंडर्ड्स कितने पूरे हो रहे हैं, एयरटेल के कितने पूरे हो रहे हैं। तो इसको बोलते हैं बेंच मार्क करना। और बेंच मार्क हमेशा किसी चीज़ के सामने किया जाता है। इनको बेंच मार्क किया गया यूज़र एक्सपीरियंस के सामने, आपके और मेरे फ़ोन करने के यूज़र के एक्सपीरियंस के सामने। और ये इसलिए किया गया डिटर्मिन करने के लिए इफ़ फर्दर टाइटनिंग इज़ नेसेसरी, कि क्या और सख्ताई और कड़ाई और टाइटनिंग नेसेसरी है, क्या टेलीकॉम कंपनीज पे और दबाव डाला जाए कि और अच्छा करो अपनी सर्विस को। तो ये काम जो है ट्राई करता है। पहले तो इस्टेब्लिश कर चुका था और अब उनको बेंचमार्क करता है। और इसी ट्राई को कंसीडर करना चाहिए, मान लेना चाहिए इंडस्ट्री की कंटेंशन को, इस टेलीकॉम इंडस्ट्री के इस आर्गूमेंट को। कंटेंशन क्या होता है? काउंटर आर्गूमेंट। किसी आर्गूमेंट के सामने आप अपनी बात रखते हैं ना, वो कंटेंशन होता है। और कंटेंशन ये है कि और स्ट्रिंजेंट अगर कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स आए और सख्ताई ट्राई ने की तो ये डाइवर्ट कर देंगे, मोड़ देंगे, रुख मोड़ देंगे रिसोर्सेज का, संसाधनों का। और वो संसाधन जो क्रूशियल हैं, ज़रूरी हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेट करने के लिए। अगर सारा ध्यान हम इसी चीज़ में लगा देंगे टेलीकॉम कंपनियां कि कॉल ड्रॉप ना हो, इंटरनेट फास्ट आए, तो फिर हम और नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं कर पाएंगे। सारा ध्यान, सारा पैसा, सारी पूंजी इसी काम में लग जाएगी। समझ गए ना? तो ये पूरा सेंटेंस था, इसको ब्रेक करके समझना है हमें। शायद मैंने इसमें एक एरर भी छोड़ी है, चेक करके देखते हैं कहाँ रखी है वो एरर। ट्राई बनेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की पहली बनेगी वर्ब हैज़ एस्टैब्लिश्ड। अब इसकी ट्राई की कई वर्ब्स बनेंगी, तो पहली वर्ब जो है वर्ब 1.1 लिख देता हूँ, हैज़ एस्टैब्लिश्ड। इस्टेब्लिश किसको किया है? क्वालिटी ऑफ सर्विस स्टैंडर्ड्स को। और ये स्टैंडर्ड्स किसके लिए हैं? टेलीकॉम कंपनीज़ के लिए हैं। अच्छा, फिर ट्राई क्या करता है? कॉमा लगा के बता रहा है। ये काम तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में कर चुका है, और दूसरा काम जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में करता है, रोज़ करता है, वो क्या है? बेंचमार्क करने का इन्हीं स्टैंडर्ड्स को यूज़र एक्सपीरियंस के सामने। और बेंचमार्क इसलिए करना है टू डिटर्मिन, यहाँ इस बेंचमार्क करने वाले काम के लिए एक ऑब्जेक्टिव दे रहा है, इसका रीज़न दे रहा है। यहाँ क्यों आए हो? मैं पढ़ने आया हूँ। आई हैव कम हेयर फॉर स्टडी या टू स्टडी, फॉर स्टडिंग या टू स्टडी। तो वैसे ही बेंचमार्क को इसलिए बेंचमार्क करते हैं स्टैंडर्ड्स को, ताकि डिटरमाइन किया जा सके, निर्धारित किया जा सके इस चीज़ को। और किस चीज़ को? कि क्या और टाइटनिंग ज़रूरी है, इफ़ फर्दर टाइटनिंग इज़ नेसेसरी। इफ़ यहाँ कंजंक्शन है, सब्जेक्ट नंबर 2 को वर्ब नंबर 2 से जोड़ रहा है। ठीक है, नया सेंटेंस में नया सब्जेक्ट लाने के काम आया। अब देखो लगा हुआ आगे एंड, और एंड के बाद रखी हुई है एक और वर्ब। अब या तो ये वर्ब हो सकती है सब्जेक्ट नंबर 2 की, या ये वर्ब हो सकती है ट्राई यानी सब्जेक्ट नंबर 1 की।
लेकिन ये वर्ब है सब्जेक्ट नंबर 1 की, और मुझे पता कैसे लगा? देखो सब्जेक्ट नंबर वर्ब की 1 की अगर ये दूसरी तीसरी वर्ब ना होती तो फिर दूसरी वर्ब कौन होती? बेंचमार्क्स। यही बात ख़त्म हो जाती। और जब दो वर्ब्स आती हैं तो कॉमा से नहीं जुड़ती हैं, एंड से जुड़ती हैं। भाई 3 चीज़ें हैं, ए बी और सी, पहली दूसरी को कॉमा लगाओगे और सी से पहले एंड लिखोगे। 4 चीज़ें हैं, ए बी सी, तो तीनों के बीच में कॉमा और चौथी से पहले एंड। ऐसा ही करते हैं ना, 2 हैं तो ए और बी, दोनों के बीच में एंड। लास्ट वाली चीज़ को जब भी जोड़ा जाए तो एंड से जोड़ते हैं और बाकी सब पे कॉमा लगाते हैं। तो ये कॉमा लगा के इसने ही बताया कि भाई साहब एक वर्ब और आएगी आगे और एंड से जुड़ी होगी, देख लेना उसको ध्यान से। समझ पाए लॉजिक? तो इस कॉमा की वजह से ये बनेगी दूसरी वर्ब और एंड के बाद बनेगी तीसरी वर्ब। ट्राई को ही कंसीडर करना चाहिए। अब किसको करना है? इंडस्ट्री की कंटेंशन को। कंटेंशन ये है दैट कि स्ट्रिंजेंट कंप्लायंस स्टैंडर्ड जो हैं, देखो दैट कंजंक्शन आई, सब्जेक्ट नंबर 3 आ गया। वर्ब है कुड डाइवर्ट, ये स्टैंडर्ड जो हैं रुख मोड़ सकते हैं, डाइवर्ट कर सकते हैं, और वो रिसोर्सेज को जो क्रूशियल हैं अपडेट करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को। समझ गए? मैंने इसमें एरर कहाँ छोड़ी थी, एक बार मैं इसको देख लेता हूँ, शायद मैं रखना भूल गया आज। यार इसमें एरर मैंने छोड़ी नहीं एक्चुअली मेरी सेंटेंस सही है, मैं कुछ टेढ़ा मेढ़ा कहीं करने वाला था, कुछ शैतानी यहाँ पे, लेकिन शायद भूल गया मैं। चलो सही सेंटेंस है, ब्रेक कर लिया आपने। ट्राई सब्जेक्ट, वर्ब नंबर 1 हैज़ इस्टेब्लिश्ड, इस्टेब्लिश करना है स्टैंडर्ड्स को टेलीकॉम कंपनीज़ के लिए। अब देखो वर्ब नंबर 2 ट्राई बेंचमार्क्स, बेंचमार्क करता है यूज़र एक्सपीरियंस के सामने और करता है डिटरमिन करने के लिए। कंजंक्शन आई इफ़, सब्जेक्ट नंबर 2 आया। अगर फर्दर टाइटनिंग ज़रूरी है, इफ़ फर्दर टाइटनिंग इज़ नेसेसरी, टाइटनिंग का मतलब होता है सख्ताई या कड़ाई, है ना। फिर एंड लगा तो सब्जेक्ट नंबर 3 की, सब्जेक्ट नंबर 1 की वर्ब नंबर 3 मिल गई। मस्ट कंसीडर, ट्राई को कंसीडर करना ही पड़ेगा इंडस्ट्री के कंटेंशन को। और कंटेंशन क्या है? दैट ये है, कंजंक्शन आया तो सब्जेक्ट नंबर 4, कंजंक्शन के बाद नया सब्जेक्ट आएगा, तो नया सब्जेक्ट है कि और अगर कंप्लायंस के स्टैंडर्ड्स आए, स्ट्रिक्ट हुए, तो वो डाइवर्ट कर सकते हैं, रुख मोड़ सकते हैं उन संसाधनों का जो ज़रूरी हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए। चलिए रैप अप करेंगे क्लास को। होपफुली चीज़ें समझ में आई हैं, होपफुली क्या आई ही होंगी। इस तरीके से किसी ने पढ़ाया भी नहीं होगा, आपने कभी इंग्लिश को अप्रोच भी नहीं किया होगा। ये तरीके से वो क्लैरिटी आती है जिसके बाद आप कॉन्फिडेंस भी फील करते हैं लैंग्वेज में और किसी को पढ़ाने के काबिल भी हो जाते हैं, है ना। चलो अब लास्ट सेंटेंस दे रहे हैं आपको एज अ क्विज़, दिमाग में ब्रेक करना है। इसमें मिलेगी एक एरर, 2 भी मिल सकती हैं, ढूंढो आज, है ना। जितना हो सके इसको ब्रेक करो, पेपर पे लिखो, पढ़ के देखो, 2 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, लेकिन ब्रेक इसी तरीके से ही करना है। कौन सब्जेक्ट है किसका, कौन किसकी वर्ब है। और फिर एरर्स जो आपकी मिल जाएं उनको कमेंट सेक्शन में, फर्स्ट कमेंट में मैंने डाला है वहाँ से मैच करना, ठीक है। 2 एरर्स हैं इसमें, ठीक है, 2 एरर्स हैं, दोनों में से कितनी मिली बता देना, लिख करके बोल देना सर पहली एरर यहाँ है, दूसरी एरर यहाँ है। चलिए नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात लेंगे। क्लास अच्छी लगी है तो एक लाइक और एक शेयर दें ताकि इन क्लासेस को हर वीक लाया जा सके, आप ही के भले के लिए, आप ही की पढ़ाई के लिए। अंटिल देन साइनिंग आउट। कल आपसे लेंगे मुलाकात, कल की क्लास में। जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, YT ऐप को, आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट। चलिए अंटिल देन साइनिंग आउट।